अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में नॉर्मलिटी को कंटिन्यू कर लेंगे। कुछ बातें जो है वो मैंने आपको नॉर्मलिटी के बारे में बोली है। मैं रिवाइज भी कर लूँगा, लेकिन जो मेन मुद्दा होगा वो आज नॉर्मलिटी को पूरा टारगेट करना है अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम्स विच वी फेस। चलिए, मैं आपको नॉर्मलिटी के एक्सप्रेशन तक ले जाऊंगा। पहले नॉर्मलिटी जो है ये बराबर है नंबर ऑफ ग्राम equivalents of solute upon volume of solution in liters। यानी नॉर्मलिटी का एक्सप्रेशन जो है, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो नॉर्मलिटी के लिए बनता है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब याद रखेंगे आप, मैंने आपको यूनिट्स भी डिराइव करके दिए थे, तो यूनिट्स जो है मैं दोबारा लिखूंगा। यूनिट्स ऑफ नॉर्मलिटी, न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है इसकी यूनिट जो है वो है ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, या मैंने आपको बोल भी दिया, इसको इस तरह लिखा जाता है जी ई क्यू एल पावर -1, ऐसे भी लिखा जाता है। सर, नंबर ऑफ मोल जो है वो आपने बड़ी बार बोला है, वो बराबर होता है रेशो ऑफ द मास एंड मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। अब सर आज बता दीजिए, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो नॉर्मलिटी जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए मैं आप लिख लूंगा मास ऑफ solute in grams divided by equivalent mass of solute, equivalent mass of solute। ये जो आपने मास और इक्विवेलेंट मास का रेशो लिया है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को। तो अब डिवाइड तो वॉल्यूम से करना ही पड़ेगा, तो आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेम मिलीलीटर। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वहां पर लीटर्स में दिया जाता है, कभी कभार वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में भी दिया जाता है। सो आप इस बात का ख्याल रखें। तो मिलीलीटर को तो कन्वर्ट वापस करना पड़ेगा लीटर्स में, सो यू हैव टू डिवाइड विद द वैल्यू इन मिलीलीटर्स विद 1000, क्योंकि जब भी आप देखते हैं, आपको पता है 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर है, तो 1 मिलीलीटर के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर्स होंगे, इसलिए मैंने ये 1000 यहाँ पे डिवाइड किया है। तो नॉर्मलिटी जो है ये बराबर होगा मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट। यही किया ना बेटा। अब मैं
इसको मल्टीपल कर लूँगा तो मल्टीप्लिकेशन में 1000 जो है वो न्यूमरेटर पे जाएगा और वॉल्यूम जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। प्लीज बात को पकड़िएगा, मैंने इसी एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई किया है। जैसे आप लिखते हो ना 1/2 1/3, तो आप लिखते हैं 1/2 इंटू 3/1। ये ऐसे ही मैंने किया है। चलिए भाई, मैं यहां पर एक कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं। कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, SOLN solution containing A as solvent and B as solute। यानी आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है और इस बाइनरी सॉल्यूशन में A जो है वो आप सॉल्वेंट मानते हैं और B जो है उससे आप सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपने एक्सप्रेशन बनाना है। बेटा बहुत ही आसान है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे अच्छी बात जो है वो उसी में है। इसको मैं अब शॉर्ट एक्सप्रेशन में लिख दूंगा। एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मेलिटी को। मास जो है वो डिनोट होता है केमिस्ट्री में डब्ल्यू से, ठीक है। और ये मास जो है ये सल्यूट का लेना है, सल्यूट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बी है और ये मास ऑफ सल्यूट का यूनिट जो है वो है ग्राम, तो इसलिए मैंने पैरेंथेसिस में जी डाला। अपॉन इक्विवेलेंट मास को मैं ई बी लिखूंगा। ई इज द इक्विवेलेंट मास एंड बी रिप्रेजेंट सल्यूट, multiplied by 1000 divided by volume of the solution in milliliters. This is the master expression for normality. नॉर्मलिटी का ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब बात यहां पर करेंगे, यानी मैं बात यहां पर करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। सर ये इक्विवेलेंट मास जो है डिफरेंट सबस्टेंसेस के लिए इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास, याद रखेंगे बच्चे आप, फॉर एन एसिड, मैं आप सबको पहले बोलता भी हूं, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड वो सबस्टेंस होता है जो एक्वस मीडियम में, यानी जो पानी में H पॉजिटिव आयन फर्निश करता है। हमारे पास जो कॉमन एसिड्स है जैसे HCl, जैसे HNO3, जैसे HClO4, जैसे HClO3, जैसे CH3COOH, या मैं नाम ही अगर आप बोलोगे सर, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सारे एसिड्स जो है ये जो ही एक्वस मीडियम में डाले जाते हैं इनकी एबिलिटी होती है पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन को फर्निश करने की। तो कॉमन सेंस की बात है, वो सबस्टेंसेस जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं एक्वस मीडियम में, उन्हीं को क्या बोला जाता है, एसिड्स बोला जाता है। अब इन एसिड्स का इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मैं इधर लिखूंगा इक्विवेलेंट मास जो है एसिड के लिए वो बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। वो तो इजीली कैलकुलेट होता है, वो तो मैंने सिखाया भी है, बहुत सारी केसेस हमने की थी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी।
बेसिसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, यानी एक एसिड जो है वो कितने H पॉजिटिव आयंस को फर्निश कर सकता है। देखो इसमें पहला केस जो हम उठाएंगे वो मोनोबेसिक एसिड्स का होगा। फॉर मोनोबेसिक एसिड्स सर मोनोबेसिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं जिनको एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की एबिलिटी होती है, सो दे कैन फॉर्म ओनली वन सीरीज ऑफ साल्ट्स अपॉन रिएक्शन विद बेसिस। यानी वो एसिड्स जो बेसिस के साथ रिएक्ट करने के बाद खाली एक सीरीज ऑफ साल्ट्स बनाते हैं उनको मोनोबेसिक एसिड्स बोलते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं सर जो एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं उन्हीं को मोनोबेसिक एसिड्स बोलते हैं। अब कौन से हैं, लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ही H पॉजिटिव आयन है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। इनका इक्विवेलेंट मास जो होगा जरा देखिए बेटा जी, इक्विवेलेंट मास जो इनका होगा वो बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एक ही H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो 1 से डिवाइड करेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को जब 1 से डिवाइड किया जाता है वो वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ऐसे टाइप के एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट मास जो है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। ये याद रखेंगे आप कि मोनोबेसिक एसिड्स का इक्विवेलेंट मास जो है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। फिर बात करते हैं डाइबेसिक एसिड्स की। ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना बहुत अच्छे से। फॉर डाइबेसिक एसिड्स आपके पास तो कई सारे हैं, लाइक H2SO4 है ना, H2SO3 एटसेट्रा, क्योंकि दो H पॉजिटिव आयन इनको फर्निश करने की एबिलिटी है। इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट मास जो है वो बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। वाई 2? क्योंकि इन एसिड्स को दो H पॉजिटिव आयन रिप्लेस करने की रिलीज करने की एबिलिटी होती है। तो या आप सीधे बोल सकते हैं सर ऐसे टाइप के एसिड्स का इक्विवेलेंट मास जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपको पता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज 98 ग्राम्स पर मोल। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास जो होगा वो होगा 98 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 49। तो 49 जो है वो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास होता है। इसी तरह अगर आपके पास ट्राइबेसिक एसिड होगा, फॉर ट्राइबेसिक एसिड्स लाइक H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इक्विवेलेंट मास जो है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3 या 1/3 ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का तीसरा हिस्सा जो है वो ऐसे टाइप के एसिड्स का इक्विवेलेंट मास माना जाता है। आप इस तरह बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मास जो है वो बराबर है 1/3 ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। ऐसी बातें जो है बेटा जी ये बोलने वाली बातें नहीं होती है, इन बातों को पूरी जिंदगी जो है वो जहन में रखना है। ऐसे ही हम बेसिस का इक्विवेलेंट मास देख लेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस, सबसे पहली बात यह है कि अर्हीनियस ने किस सब्सटेंस को बेस बोला। अर्हीनियस ने उस सब्सटेंस को बेस का नाम दिया जो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है।
हमारे पास जो कॉमन बेसिस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी की सारी बेसिस है एज पर द अरीनियस कॉन्सेप्ट। क्या बोला अरीनियस ने बेसिस के इक्विवेलेंट मास के लिए? उन्होंने बोला ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। अब क्वेश्चन ये है सर व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी? एसिडिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, यानी एक बेस जो है वो कितने OH नेगेटिव आयंस को रिप्लेस करता है, रिलीज करता है, सॉरी बार बार मुंह से वर्ड जो है वो इजेक्ट होता है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। चलिए हमने आपको ये बात बोल दी है, एसिडिटी का मतलब हो गया कि बेस को कितनी एबिलिटी है या कितने OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करने की एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है। चलिए बेटा कुछ एग्जांपल्स जो है फॉर मोनो एसिडिक bases like NaOH, ये तो मोनोएसिडिक है, एक OH नेगेटिव आयन फर्निश कर सकता है। KOH, NH4OH एटसेट्रा। इक्विवेलेंट मास जो है ऐसे टाइप की बेसिस का दैट इज सेम एज दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। कोई बोलेगा सर क्यों? क्योंकि एक OH नेगेटिव आयन ये करते हैं बेटा रिलीज, तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू को अगर आप 1 से डिवाइड करते भी है वो चेंज होता नहीं है। फॉर डाइबेसिक एसिड्स, सॉरी डाइएसिडिक बेसिस की बात कर रहा हूं, डाइएसिडिक बेसिस कौन सी है? डाइएसिडिक बेसिस सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तो है, सर बेरियम हाइड्रोक्साइड भी तो है, एक्स्ट्रा। सर इनका इक्विवेलेंट मास जो होगा ऐसे टाइप की बेसिस का वो बराबर होगा हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। इन बातों को आप पूरा याद रखिए। तो ट्राइएसिडिक बेस भी लिख लेते हैं। पर triacidic bases like AlOH whole thrice, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट मास जो है वो बराबर होगा 1/3 ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। क्यों बेटा? क्योंकि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है सर ये 3 स्टेप्स में 3 OH नेगेटिव आयंस को फर्निश करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 स्टेप्स में 2 OH नेगेटिव आयंस को फर्निश करेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, ये एक स्टेप में खाली एक OH नेगेटिव आयन फर्निश करते हैं। इसीलिए इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू मोलर मास। इधर इन टाइप की बेसिस के लिए इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स 1/2 ऑफ द मोलर मास। इस वाले केस में इक्विवेलेंट मास जो है वो बराबर होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय 3 विच मीन्स इट इज 1/3 ऑफ द मोलर मास। तो बेटा अपलोड जो है वो इतना ही हो पाता है। तो बाकी जो है बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं, साल्ट्स का कैसे करते हैं, कैटाइंस का कैसे करते हैं, एनाइंस का कैसे करते हैं, वो कल वाले टॉपिक में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।